Hello everyone, this is Megha. Today in the part 5 of the chapter Chemical Coordination and Integration, we will cover gonads. ठीक है, आज हम gonads के बारे में पढ़ेंगे. In the previous video, we had learned how pancreas act as a heterocrine glands. Now today we will see how gonads act as a heterocrine glands. Gonads भी heterocrine glands ही हैं just because they are working as exocrine as well as endocrine. So they are the heterocrine. Okay, उनका जो एक्सोक्राइन पोर्शन है वो बनाता है गैमीट्स. ठीक है, फीमेल में हो गया ओवा गैमीट है और मेल में जो है स्पर्म्स गैमीट होते हैं. राइट, इसका जो एंडोक्राइन पोर्शन है, राइट, इनका जो एंडोक्राइन पोर्शन होता है इट इज गोइंग टू फॉर्म द हार्मोन्स कॉल्ड एंड्रोजन्स, सेक्स हार्मोन्स. So gonads are the heterocrine glands. They are working as exocrine as well as endocrine. That's why they are considered as a heterocrine. Pancreas we have seen, pancreas भी heterocrine है क्योंकि वो भी exocrine और endocrine की तरह ही वर्क कर रहा है. उसका कुछ पार्ट exocrine पार्ट कर काम कर रहा है, कुछ कर रहा है endocrine के पार्ट. Right? Now we will see the diagram first. So this is the diagram of the testes. Okay? So सबसे बाहर वाली जो लेयर होती है, that is layer is known as the tunica layer. जो टेस्टिस में सबसे बाहर की जो लेयर है, दिस लेयर इज द ट्यूनिका लेयर. ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया इज द इनर मोस्ट लेयर एक्चुअली. तो इन टोटल 3 लेयर होती हैं ट्यूनिका की. ठीक है, अभी हमें वो लर्निंग है ना, इट्स नॉट कंपल्सरी. ट्यूनिका वेजिनलिस, ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया, ट्यूनिका वेस्कुलोसा. सो जस्ट रिमेंबर द ट्यूनिका जो है आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव लेयर्स होती हैं और इन ट्यूनिका लेयर्स की इनग्रोथ की वजह से, ये आपको इनग्रोथ दिख रही है, इसमें बहुत सारे लोब्यूल्स बन जाते हैं. ओके, ये लोब्यूल्स बने हुए हैं, ये लोब्यूल्स हैं. इन लोब्यूल्स के अंदर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट है, ऐसे ऐसे कॉइल्ड लाइक स्ट्रक्चर्स. ठीक है, ये क्या ट्यूब्यूल्स हैं कॉल्ड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स. इनको बोलते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होती हैं. दीज आर द ट्यूब्यूल्स वेयर द स्पर्म फॉर्मेशन टेक्स प्लेस. यहीं पे ही स्पर्म फॉर्मेशन होगा. इन ट्यूब्यूल्स के बाद आई शो यू माई हैंडमेड डायग्राम. सो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से आप नेक्स्ट चीज याद रखेंगे, दैट इज ट्यूबुलर रेक्टाइल. देखिए ये जो है छोटी छोटी ट्यूब्स बाहर आ रही है. ओके, सो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल जब छोटी छोटी ट्यूब्स के फॉर्म में थोड़े आउट आ रहे हैं अपने चैम्बर से, तो दैट इज नोन एज ट्यूबुलर रेक्टाइल. ट्यूब्यूल से आपको ट्यूबुलर रेक्टाइल याद हो जाएगा. ट्यूबुलर रेक्टाइल से आपको रेटेड टेस्टिस याद हो जाएगा. रेटेड टेस्टिस ये है यहाँ पे छोटा सा क्लस्टर ऑफ द ट्यूब्स, दिस इज कॉल्ड रेटेड टेस्टिस. ठीक है, रेटेड टेस्टिस के बाद आपको दोबारा आपको ट्यूब्स मिलेंगी अराउंड 15 to 20 इन नंबर. दीज ट्यूब्स जो होती हैं, दीज ट्यूब्स आर पियर्सिंग द दिस ट्यूनिका लेयर को पियर्स करती हुई उनमें से बाहर निकल रही हैं एंड दे आर मेकिंग द एपिडाइडमिस. ये तो बहुत ही कन्वोल्यूटेड स्ट्रक्चर होता है, हाईली कन्वोल्यूटेड होता है. इसके भी 3 पार्ट होते हैं. ऊपर की तरफ हो गया हेड, बॉडी एंड टेल. ठीक है, सो ये वाला हेड होता है, ये बॉडी होती है, टेल होती है. फिर एपिडाइडमिस एक सिंगल ट्यूब में बन रही है, ये सिंगल ट्यूब जा रही है. दिस इज कॉल्ड वासा डिफरेंस. ओके, सो व्हाट वी हैव सीन दैट सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स आर मेकिंग ट्यूबुलर रेक्टाइल, रेटेड टेस्टिस वासा डिफरेंशिया. सो दीज आर द वासा डिफरेंशिया. ठीक है, वासा डिफरेंशिया फॉर्म एपिडाइडमिस. एपिडाइडमिस देन फॉर्म द वासा डिफरेंस. तो इस तरीके से जो स्पर्म्स बन रहे हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में, वो इन ट्यूब्स में होते हुए बाहर वासा डिफरेंस में आते हैं, फिर वो यूरिथ्रा में आ जाते हैं. ओके, गेटिंग माय पॉइंट. सो दिस इज हाउ स्पर्म्स फॉर्मेशन टेक्स प्लेस एंड दीज आर द पाथ. एक्चुअली ये सब जो ट्यूब्स हैं वो पाथ होती हैं जिनके थ्रू स्पर्म जो है बाहर आता है. ओके, यहाँ तक क्लियर है. सो वी हैव सीन दैट जो एपिडाइडमिस मैंने अभी बताया कि उसके 3 पार्ट है. हेड, ठीक है, ये वाला जो हेड है, ये बॉडी है, ये टेल है. हेड को बोलते हैं कैपट. देखिए कैप ऊपर लगाते हैं, कैप से याद रखेंगे कैपट, है ना, हमेशा हम कैप ऊपर यूज करते हैं, तो कैपट सबसे ऊपर वाला हेड. कॉर्पस इज द मिडिल वन और कॉडा इज द लोअर वन. कॉडा कुछ ऐसा फील कर रहा है कि होंडा वाली साउंड आ रही है. होंडा जो कार, जो बाइक्स होती है, जो हम जमीन पर चलती है, ठीक है, सबसे बेस वाली लेयर. इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं. कैप से याद रहेगा, बीच वाला कॉर्पस एंड लोअर वाला कॉडा.
ठीक है, मैं ऐसे ही याद करती हूँ। इफ यू वांट यू कैन लर्न इन दिस वे। सो अब हम बात करते हैं इसके क्रॉस सेक्शन की। सेमिनिफरस ट्यूब्यूल का हमने एक क्रॉस सेक्शन लिया, यहाँ से हमने ऐसे क्रॉस सेक्शन लिया, ये आपको क्रॉस सेक्शन दिख रहा है, दिस इज द क्रॉस सेक्शन। अब इस क्रॉस सेक्शन में आप देख सकते हैं कि जो आउटरमोस्ट लेयर है ये एपिडर्मिस की होती है, बट इसे हम क्या बोलते हैं, जर्माइनल एपिथेलियम। जो भी लेयर कुछ गेमिट्स बना रही है उसको हम जर्माइनल लेयर बोलते हैं। तो ये जर्माइनल एपिथेलियम लेयर होगी। इस जर्माइनल एपिथेलियम लेयर में कुछ सेल्स बहुत लंबे लंबे से होते हैं, आपको दिख रहे हैं पिरामिड जैसे, ये जो है सेल्स ये पिरामिड जैसे, दीज सेल्स आर कॉल्ड सर्टोली सेल्स। ओके, दीज आर सर्टोली सेल्स एंड रेस्ट सेल्स आर, ये जो बाकी बचे हुए ये सब जर्म सेल्स होते हैं। जर्म सेल से बनेगा आपके स्पर्मेटोगोनिया। ओके, मैं लिख दे रही हूँ यहाँ पे स्पर्मेटोगोनिया। आप डिटेल लेक्चर ह्यूमन रिप्रोडक्शन का मेरा लगा सकते हैं, जिसमें सब कुछ अच्छे से डिस्क्राइब किया हुआ है। स्पर्मेटोगोनिया बनाएंगे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, फिर सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, ओके, फिर स्पर्मेटिड्स, फिर जाके आपके बन जाएंगे स्पर्मेटोजोआ, जो कि क्या है, स्पर्म्स है। स्पर्मेटोजोआ आर नथिंग बट दी स्पर्म्स। ये क्लियर हो गया। स्पर्मेटोगोनिया जैसे ये जर्म सेल्स हैं, ये जो जर्म सेल्स हैं ये डिवाइड होंगी और स्पर्मेटोगोनिया माइटोसिस से डिवाइड होंगी, स्पर्मेटोगोनिया बन जाएंगे। स्पर्मेटोगोनिया से प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनेंगे, फिर सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनेंगे, है ना। ऐसे ही आपको धीरे धीरे क्या मिल जाएगा, यू विल गेट द स्पर्म्स, स्पर्म्स बन जाएंगे इनसे। गेटिंग माय पॉइंट। अब सर्टोली सेल्स क्या कर रहे हैं, व्हाट दे आर डूइंग, सर्टोली सेल्स आर एक्चुअली प्रोवाइडिंग द नरिशमेंट, दे आर प्रोवाइडिंग नरिशमेंट। इनका काम है नरिशमेंट प्रोवाइड करना टू दी ग्रोइंग सेल्स, टू दी स्पर्म्स, ठीक है। तो ये सर्टोली सेल्स इनको नरिशमेंट प्रोवाइड करेंगे। सो दीज आर ऑल्सो कॉल्ड नर्स सेल्स, सर्टोली सेल्स को नर्स सेल्स भी बोलते हैं, ठीक है जी। यहाँ तक क्लियर है। ये तो बस मैंने आपको डिस्क्राइब किया है कि हो क्या रहा है। और अब देखिए, एक सेमिनिफरस ट्यूब्यूल ये गया, ऐसे ही सेमिनिफरस ट्यूब्यूल एक और यहाँ भी हो सकता है, एक यहाँ भी हो सकता है। मैंने बोला ना, एक चैम्बर में अगर आप नोटिस करेंगे तो एक से चार सेमिनिफरस ट्यूब्यूल हो सकते हैं। अब इनके बीच में क्या है, इनके बीच में कनेक्टिव टिश्यू है, इनके बीच में आपके ब्लड वेसल्स हैं, इनके बीच में आपके लेडिक सेल्स भी होते हैं। ये देखिए, ये लेडिक सेल्स, ठीक है, बीच में लेडिक सेल्स ही प्रेजेंट है। अब हमें स्टार्ट करना है कि हार्मोन का क्या रोल है। ओके, सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हाइपोथैलेमस क्या करेगा, एक सिग्नल भेजेगा, यानी कि एक हार्मोन भेजेगा। पहले तो गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। देखिए, जहां भी रिलीजिंग हार्मोन आ जाए हाइपोथैलेमस से ही वो आ रहा है। ओके, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। हाइपोथैलेमस ने एंटीरियर, मैंने बोला था ना पोस्टीरियर में कोई हार्मोन नहीं बनता। पोस्टीरियर में क्या होता है, जो हार्मोन यहाँ बन रहे हैं हाइपोथैलेमस में वो यहाँ पे सिक्रीट हो जाते हैं, ठीक है, दैट इज ऑक्सीटोसिन और वैसोप्रेसिन। अब हम बात करें एंटीरियर की। गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन आया यहाँ पे सेल्स होंगे गोनाडोट्रोप्स, ठीक है, वो सेल्स हो गए स्टिमुलेट। उन सेल्स ने स्टिमुलेट होने के बाद दो हार्मोन निकाले, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एंड फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, LH एंड FSH। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एंड योर फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, राइट। ल्यूटिनाइजिंग, देखिए एल से याद रखिए, ये काम करेगा लेडिक सेल्स पे। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जाएगा लेडिक सेल्स के पास, समझ में आई। देखिए, हाइपोथैलेमस ने क्या किया, हार्मोन भेजा गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, वो गया यहाँ पे जो सेल्स है गोनाडोट्रोप के पास, उसने उसको स्टिमुलेट किया, उन्होंने रिलीज कर दिया LH और FSH, गोनाडोट्रोप से रिलीज हो गए। ओके, LH जाएगा लेडिक सेल्स के पास, यहाँ पे रिसेप्टर्स हैं, ये रिसेप्टर्स हैं इसके लेडिक सेल्स के, ठीक है। लेडिक सेल्स के पास रिसेप्टर होते हैं ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन को रिसीव करने के। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन इन्होंने लेडिक सेल्स ने क्या कर लिया, रिसीव कर लिया, ये ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन रिसीव हो गया। जैसे ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन यहाँ रिसीव हो गया लेडिक सेल्स के पास, लेडिक सेल्स ने क्या किया, टेस्टोस्टेरोन सिक्रीट किया। क्या सिक्रीट किया, टेस्टोस्टेरोन। सो क्या हो रहा है, एंटीरियर पिट्यूटरी से LH और FSH बन रहे हैं, और LH और FSH, LH जा रहा है लेडिक सेल्स के पास जो टेस्टोस्टेरोन बनाएंगे, FSH will go to the सर्टोली सेल्स। ये देख रही है आपको सर्टोली सेल है ये वाली,
FSH will go to Sertoli cells to secrete androgen binding protein. ABP full form is androgen. Just a second. Androgen binding protein. Okay, this is ABP. ABP कहाँ से आ रहा है? सर्टोली सेल से. ABP क्या है? एंड्रोजन को बाइंड कर रहा है. तो जो टेस्टोस्टेरोन लेडिक सेल सिक्रीट कर रहे हैं, ये टेस्टोस्टेरोन इसमें एंटर हो जाएगा. एंटर हो गया. ये टेस्टोस्टेरोन एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन से बाइंड हो जाएगा. यहाँ पे प्रोटीन है, यहाँ पे इससे टेस्टोस्टेरोन बाइंड हो गया. तो यानी कि एबीपी जो है टेस्टोस्टेरोन का कंसंट्रेशन इंक्रीज करने में हेल्प करते हैं. ओके, इंक्रीज करने में हेल्प कर रहे हैं टेस्टोस्टेरोन का कंसंट्रेशन इन द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल. गेटिंग माय पॉइंट? अगेन आई एम रिपीटिंग. एबीपी क्या कर रहा है? एबीपी जो है बाइंडिंग प्रोटीन है, बाइंड करेगा. एंड्रोजन को बाइंड करने वाली प्रोटीन है, वो टेस्टोस्टेरोन के साथ बाइंड हो जाएंगे और उसकी जो कंसंट्रेशन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में इंक्रीज होती जाएगी. जैसे ही टेस्टोस्टेरोन की कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी, स्पर्मेटोजेनेसिस शुरू हो जाएगी. क्या शुरू हो जाएगी? स्पर्मेटोजेनेसिस. जेनेसिस मीन्स फॉर्मेशन. स्पर्मेटो मतलब स्पर्म का फॉर्मेशन. स्पर्म का फॉर्मेशन शुरू हो जाएगा. जैसे कि मैंने बताया, स्पर्मेटोगोनिया, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, सेकेंडरी, ये प्रोसेस शुरू हो जाएगा. स्पर्म्स बनना शुरू हो जाएंगे. यहाँ तक क्लियर हो गया? स्पर्म्स बनने शुरू हो गए. अब क्या होगा? स्पर्म ज्यादा भी नहीं बनने चाहिए और टेस्टोस्टेरोन का कंसंट्रेशन भी ज्यादा नहीं होना चाहिए. ज्यादा या कम दोनों ही चीज ही ये अच्छी नहीं है. ठीक है, तो जब कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाएगा टेस्टोस्टेरोन का, तो सर्टोली सेल एक और हार्मोन रिलीज करेंगे, दैट इज कॉल्ड इनहिबिन. ठीक है, इनहिबिन ब्लड में जाएगा. ये दिख रही है आपको? मैंने ब्लड वेसल, ये दिस इज द ब्लड वेसल. इनहिबिन विल मूव इन द ब्लड. जैसे इनहिबिन जाएगा, इनहिबिन अपना मैसेज लेके जाएगा कहाँ पे? हाइपोथैलेमस को. हाइपोथैलेमस से कहेगा कि भाई स्टॉप गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, जीएनआरएच हार्मोन बंद कर दो. वो ना जीएनआरएच बंद करके जीएनआईएच भेज दो, गोनाडोट्रोपिन इनहिबिटिंग हार्मोन. आई डोंट नो व्हाई माय पेन इज मेकिंग अ प्रॉब्लम हियर. क्या भेज दो? गोनाडोट्रोपिन इनहिबिटिंग हार्मोन. ओके, जस्ट अ मिनट. ठीक है, सो गोनाडो जीएनआईएच रिलीज हुआ हाइपोथैलेमस से. एंटीरियर लोब के पास नेगेटिव फीडबैक भेजा कि स्टॉप एफएसएच. ओके, स्टॉप द सिक्रीशन ऑफ एफएसएच. क्योंकि अभी कंसंट्रेशन टेस्टोस्टेरोन की ऑलरेडी ज्यादा है, एबीपी भी ज्यादा वो बन रहा था, इसीलिए टेस्टोस्टेरोन में बाइंड होता जा रहा था. तो एफएसएच जाएगा सर्टोली सेल्स के बाद, एबीपी का प्रोडक्शन बंद करेगा. ठीक है, इनहिबिन ने अपना रोल कर दिया. ऐसे ही टेस्टोस्टेरोन का कंसंट्रेशन जब ज्यादा हो जाएगा, तो ये भी अपना नेगेटिव फीडबैक भेजेगा टू द हाइपोथैलेमस एज वेल एज टू द एंटीरियर पिट्यूटरी टू स्टॉप द सिक्रीशन ऑफ एलएच. ठीक है, सो दोनों का ही सिक्रीशन बंद हो जाएगा. टेस्टोस्टेरोन की कंसंट्रेशन धीरे धीरे कम हो जाएगी और स्पर्मेटोजेनेसिस भी धीरे धीरे स्लो डाउन हो जाएगी. ओके, क्लियर है? फिर से मैं रिपीट कर रही हूँ. एलएच और एफएसएच एंटीरियर लोब से सिक्रीट होते हैं. एलएच काम करता है लेडिक सेल्स पे, उनके पास रिसेप्टर होते हैं. लेडिक सेल्स सिक्रीट करते हैं टेस्टोस्टेरोन. टेस्टोस्टेरोन चला जाता है अंदर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के. एफएसएच वर्क काम करता है सर्टोली सेल्स पे. सर्टोली सेल्स से क्या रिलीज कराता है? एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन. एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन क्या है? एंड्रोजन को बाइंड करने की प्रोटीन है. टेस्टोस्टेरोन इनसे बाइंड हो जाएगा, जिसकी वजह से धीरे धीरे टेस्टोस्टेरोन की कंसंट्रेशन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में इंक्रीज होती जाएगी. उसकी वजह से स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस होगा. अब कंसंट्रेशन ज्यादा जब हो जाएगी, तो सर्टोली सेल्स क्या करेंगे? इनहिबिन हार्मोन रिलीज करेंगे. वो हार्मोन ब्लड के थ्रू जाएगा हाइपोथैलेमस के पास और एंटीरियर पिट्यूटरी के पास टू स्टॉप द सिक्रीशन ऑफ एफएसएच को बंद कर दो. ठीक है, ऐसे टेस्टोस्टेरोन भी जाएगा जब ज्यादा कंसंट्रेशन हो जाएगी, ब्लड में गया. ब्लड में जाने के बाद गोज टू योर एंटीरियर पिट्यूटरी टू स्टॉप द सिक्रीशन ऑफ एलएच. Okay, this is what happens. Now, let's see the function of the androgen hormones. Right? So, male में जो हार्मोन है मेन, that is testosterone. Other androgens are, देखिए ये भी हैं जो एंड्रोजन के ग्रुप में ही आते हैं. एक ही एंड्रोजन हार्मोन नहीं है, टेस्टोस्टेरोन ही नहीं है, और भी हैं. डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन, DHEA,
डी हाइड्रोक्सी एपी एंड्रोस्टेरॉन लिख देती हूँ मैं, डी हाइड्रोक्सी एपी एंड्रोस्टेरॉन। ठीक है, ये मैंने पहले बताया था कि एड्रिनल ग्लैंड से भी सिक्रेट होते हैं ना, किडनी के ऊपर जो एड्रिनल ग्लैंड है उससे भी ये DHEA हार्मोन सिक्रेट होता है, राइट। इट एक्ट एज अ प्रो हार्मोन, ये बाद में वही बनाएगा टेस्टोस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन। ओके, DHEAS ये हो गए आपके एंड्रोजन हार्मोन्स। एंड्रोजन हार्मोन्स का रोल क्या है, मैस्कुलिन अफेक्ट। मेल में क्या है, मैस्कुलिन अफेक्ट। मैस्कुलिन फैट आप जानते हो, फेशियल हेयर्स, प्यूबिक हेयर, एक्सियल हेयर, जहाँ पे भी हेयर प्रेजेंट होते हैं वो सब लिख दो, फेशियल, प्यूबिक, एक्सियल हेयर। ठीक है, देन इट हेल्प्स इन स्पर्मेटोजेनेसिस। अभी अभी हमने देखा स्पर्मेटोजेनेसिस किसकी वजह से हो रही है, टेस्टोस्टेरोन की वजह से, राइट। सो इट हेल्प्स इन द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस, मींस फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म्स। ओके, देन इट हेल्प्स इन लिबिडो। लिबिडो मींस सेक्सुअल डिजायर। सेक्सुअल डिजायर जो होता है दैट इज बिकॉज ऑफ द टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन नहीं होगा तो उसमें सेक्सुअल डिजायर होगी ही नहीं इस बंदे में। Then it promotes the growth of your bones and the muscles. Yes, this is also important that it is promoting the bones of muscles and it promoting the growth of bones and muscles. Means when the boys are taking puberty, suddenly their growth also increases. Okay, their height increases just because of the testosterone. So in some way, it is also helping in the growth of bones and muscles. Then it has an anabolic effect on metabolism, protein and carbohydrate. एनाबॉलिक इफेक्ट आप जानते हो, जैसे छोटे छोटे मैं बात करूं अमाइनो एसिड्स की, दे विल मेक अ प्रोटीन, ये अमाइनो एसिड। तो छोटी चीज से कोई बड़ी चीज बन गई, दैट इज एनाबॉलिक इफेक्ट। कैटाबॉलिक इसका उल्टा होता है। सो इट इज हेल्पिंग इन द मेटाबॉलिज्म ऑफ प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट, राइट, गेटिंग माय पॉइंट। सो इट इज हैविंग एनाबॉलिक इफेक्ट। देन मेंटेनेंस ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन। प्राइमरी सेक्सुअल ऑर्गन तो हो गया टेस्टिस। अब टेस्टिस के अंदर जितनी भी आपने अभी ट्यूब्स के नाम पढ़े थे वो सब क्या है, सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन्स है। एपिडाइडमिस हुआ आपका, वासा डिफरेंशिया हुई, वासा डिफरेंशिया हुई, वो सारे सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन्स हो गए। वो बना नहीं रहे स्पर्म्स को, लेकिन दे आर हेल्पिंग इन द पैसेज। ओके, आपके जो ग्लैंड्स होते हैं, काउपर्स ग्लैंड, ये सब सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन्स में आते हैं। प्रोस्टेट ग्लैंड, काउपर्स ग्लैंड, बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड भी बोलते हैं काउपर्स ग्लैंड को। ओके, so they are the secondary sexual organs. Then it is also helping maintaining the secondary characters, secondary sexual characters actually. Okay, like the facial hairs, pubic hair, axial hair, जो भी जो masculine effect होते हैं उनमें ये help करते हैं. Okay, अगर testosterone की concentration कम हो जाए तो that person is having eunuchroidism. This is a disorder, eunuchroidism. It is because of the decrease in the amount of testosterone. ओके, इसमें क्या होता है, जब टेस्टोस्टेरोन रिलीज ही नहीं हो रहा तो हाउ द पर्सन विल प्रोड्यूस स्पर्म्स। ओके, क्योंकि भाई स्पर्मेटोजेनेसिस में हेल्प कर रहा है, ये समझ में आई, तो स्पर्म नहीं बनेंगे। सेकेंडरी कैरेक्टर, सेक्सुअल जो कैरेक्टर्स होते हैं, सेकेंडरी कैरेक्टर्स जो हैं उनमें हेल्प कर रहा है, वो भी नहीं बने अच्छे से होंगे डेवलप, है ना। ओके, सो दिस इज द डिसऑर्डर gynecomastia. This is also a problem. This is due to the increase in concentration of estrogen. देखिए, फीमेल हार्मोन जब इंक्रीज हो जाता है, देखो गायने का मतलब, गायनेकोलॉजिस्ट आपने सुने होंगे, फीमेल है ना, गायने का मतलब होगा फीमेल, मेस्टिस मतलब ब्रेस्ट, इनमें ब्रेस्ट डेवलप हो जाती है कुछ बॉयज में। ओके, इनके ब्रेस्ट थोड़े इंक्रीज हो जाते हैं, लाइक गर्ल्स की तरह। सो ये कभी भी आ सकती है, छोटे बच्चे में भी, आपके एडल्ट में भी, बड़े बड़े लोग होते हैं तब भी एस्ट्रोजन का जो सिक्रेशन है ज्यादा हो जाता है, तो दे हैव सम ब्रेस्ट डेवलपमेंट। ओके, सो दिस इज व्हाट द डिसऑर्डर्स। ओके, ये क्लियर हुआ। चलिए, सो लेट्स मूव अहेड। ये हमने क्लियर कर लिया अच्छे से। अब हम आगे बढ़ते हैं ओवरीज के पास। ठीक है, ओवरीज आपको पता है इट इज लोकेटेड ऑन द बोथ साइड ऑफ द यूट्रस। यूट्रस के दोनों साइड पे ओवरीज है, ये आपका यूट्रस है। ओके, this is your uterus. Then here we have this fallopian tube. Okay, this is the fallopian tube, and here we have the ovaries. तो ovaries की बात करें, you have seen that or you have heard that
ओवरीज जो है फीमेल में व्हेन वी आर इन द वूम, ओके, जब लेडी प्रेग्नेंट होती है तभी, सपोज दिस इज अ लेडी, द प्रेग्नेंट लेडी इज देयर, इसके जो यूट्रस है इसमें जो सपोज फीमेल चाइल्ड इज डेवलपिंग, इस फीमेल चाइल्ड में ओवरीज का डेवलपमेंट हो जाता है और इसमें फॉलिकल्स बन जाते हैं। ओके, फॉलिकल्स बनने शुरू हो जाते हैं। अब देखते हैं हम कैसे। देखिए, जब हम फीटस स्टेज में होते हैं तब हमारे अंदर प्राइमोर्डियल फॉलिकल्स बनते हैं। ओके, गेटिंग माय पॉइंट। पहले मैं डिटेल में नहीं बता रही हूँ, ओवोनिया सेल से ही ये बनते हैं, ओवोनिया सेल्स बनती है पहले, फिर प्राइमोर्डियल फॉलिकल्स, ओवोनिया सेल से प्राइमोर्डियल फॉलिकल्स बन जाते हैं। सेंटर में होता है आपका प्राइमरी oocyte, ठीक है। एक ओवोनिया से प्राइमरी oocyte बन गया, बाकी ओवोनिया के आसपास लग जाते हैं ऐसे। अब इनको बोलते हैं ग्रेन्युलोसा सेल्स, दे आर कॉल्ड ग्रेन्युलोसा सेल्स, ठीक है। प्राइमरी फॉलिकल्स जो प्राइमोर्डियल फॉलिकल्स मिलियंस में बनते हैं ओवरीज में, पर धीरे धीरे वो अंडरगो एट्रीशिया, मतलब खत्म होते जाते हैं। जब प्यूबर्टी तक आती है गर्ल, तब उसकी ओवरी में अराउंड 60,000 to 80,000 ही रह जाते हैं, एक ओवरी की बात करें तो। ओके, इतने ही फॉलिकल्स रह जाते हैं, अदरवाइज दे अंडरगो एट्रीशिया, डिस्ट्रॉय, डिजेनरेट हो जाते हैं, ठीक है। अब जैसे ही देखिए, अभी हम बात करते हैं गर्ल बॉर्न हो गई है, बॉर्न के बाद जब प्यूबर्टी में आएगी तब तक ओवरी में कुछ नहीं होता, केवल ये जो फॉलिकल्स हैं खत्म होते रहते हैं, बस यही काम हो रहा होता है। जैसे ही प्यूबर्टी अटेन होती है, प्यूबर्टी अटेन होने के बाद हार्मोन्स रिलीज होते हैं बॉडी में, तो उसकी वजह से चेंजेस होते रहते हैं ओवरीज के अंदर। प्राइमरी फॉलिकल से बनता है प्राइमरी फॉलिकल, प्राइमरी फॉलिकल से फिर बनेगा सेकेंडरी फॉलिकल, और उससे बनेगा फिर टर्शियरी फॉलिकल, टर्शियरी के बाद ग्राफियन फॉलिकल, ये सबसे मैच्योर है। और इसके अंदर होता है oocyte, ठीक है। जो फॉलिकल्स होते हैं, एक बात ध्यान रखिए कि जो फॉलिकल्स होते हैं, फॉलिकल्स में अंदर तो होता है oocyte और बाहर होते हैं ग्रेन्युलोसा सेल्स, ये याद रखिए, ठीक है। अब इस पूरे स्ट्रक्चर को हम बोलेंगे फॉलिकल, इस पूरे स्ट्रक्चर को हम बोलेंगे फॉलिकल। गेटिंग माय पॉइंट। सो प्राइमरी फॉलिकल बना, प्राइमरी फॉलिकल के बाहर देख सकते हैं आप लेयर्स इंक्रीज हो गई, ठीक है। ये सेकेंडरी हो गया, इसमें एंट्रम बनना शुरू हो गया, कैविटी जिसमें फ्लूइड फिल्ड होता है। ओके, दिस इज नाउ कॉल्ड टर्शियरी फॉलिकल्स। और जो बाहर वाली लेयर है थीका एक्सटर्ना और थीका इंटरना बन जाती है। बाहर की जो लेयर्स है ये थीका एक्सटर्ना है, ये अंदर वाली थीका इंटरना है। ये क्लियर है। फिर आपका आ गया ग्राफियन फॉलिकल, ये सबसे मैच्योर है, इसके अंदर जो स्ट्रक्चर है इसको हम बोलेंगे ओवम। ये ओवम ही है जो रिलीज होगा, है ना। इस ओवरी से ओवम आएगा, रिलीज हो जाएगा यहाँ पे फैलोपियन ट्यूब में। ओके, ये क्लियर है। अब बाकी के जो बचे हुए ग्रैन्युलोसा सेल्स, ये ओवम तो रिलीज हो गया, अब ये जो बचे हुए ग्रैन्युलोसा सेल्स है इनसे बन जाएगा कॉर्पस ल्यूटियम। ओके, येलो कलर की बॉडी बन जाती है। अगर फर्टिलाइजेशन होता है तो ये बॉडी बनी रहती है, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो इट विल डिजेनरेट हो जाती है। डिजेनरेटिंग बॉडी इज कॉल्ड कॉर्पस एल्बिकन्स। ओके, ये क्लियर है। चलिए अब देखिए हो क्या रहा है। एंड जब गर्ल्स अटेन कर लेती है प्यूबर्टी, तब से प्रोसेस शुरू हो जाता है। ओके, दिस इज व्हाट मेंस्ट्रुअल साइकिल इज। मेंस्ट्रुअल साइकिल है। अब इसमें क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं, ये जो चेंजेस दिखाए हैं मैंने ऊपर वाले, ये ओवरीज के अंदर हो रहे हैं, और नीचे वाले चेंजेस दिखाए हैं ये हो रहे हैं यूट्रस के अंदर। ओके, देखिए यहाँ ओवरीज में चेंजेस हो रहे हैं, साथ में यहाँ यूट्रस में चेंजेस हो रहे हैं। ये हो गई पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम लेयर जो होती है ना, अंदर वाली जो लेयर होती है उसमें प्रोलिफरेशन होता है। अंदर वाली जो लेयर है एंडोमेट्रियम, इट अंडरगो साइक्लिकल चेंजेस एक्चुअली। तो दोनों जगह ही साइमल्टेनियसली चेंजेस हो रहे होते हैं, ठीक है। सॉरी, अब देखिए ओवरी में अगर चेंजेस हो रहे हैं तो पहला जो चेंज हो रहा है फॉलिकल्स में चेंज हो रहा है, उसको हम बोलेंगे फॉलिकुलर फेज। बाद में ल्यूटियल बॉडी बन जाती है, उसको बोलते हैं ल्यूटियल फेज, ठीक है। फॉलिकुलर फेज में देखा ना अभी मैंने, प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी, टर्शियरी और ग्राफियन ऐसे बने, तो वो हो गया फॉलिकुलर फेज। और बाकी बाद में जब ल्यूटियल कॉर्पस ल्यूटियम बन गया उसको बोलेंगे ल्यूटियल फेज। ऐसे ही सेम हमारे यूट्रस में चेंजेस हो रहे होते हैं। तो जब जो एंडोमेट्रियम लेयर है वो अपनी इट इज इंक्रीजिंग, ओके, अगर वो बढ़ रही होती है तो उसको बोलते हैं प्रोलिफरेटिव फेज। जस्ट अ सेकंड, ठीक है।
और दिस लेयर एंडोमेट्रियम के अंदर जो ब्लड वेसल्स है वो बहुत कॉइल्ड हो जाएंगे, ठीक है, कॉइल्ड हो जाएंगी। अब ये जो लेयर है सिक्रेटरी बनेगा, मतलब इट स्टार्ट सिक्रेटिंग द न्यूट्रिएंट। ओके, ये कुछ फ्लूइड से सिक्रेट करने लग गई, ये फ्लूइड सिक्रेट करने लग गई। सो दिस इज नाउ कॉल्ड सिक्रेटरी फेज, इसी को सिक्रेटरी फेज भी कह सकते हैं, ठीक है। तो ग्लूटियल फेज और सिक्रेटरी फेज साथ साथ चलते हैं और फॉलिकुलर फेज और प्रोलिफरेटिव फेज साथ साथ चलते हैं। ओके, क्लियर है। तो अब क्या हो रहा है, एंटीरियर पिट्यूटरी एंटीरियर लोब ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड से एफएसएच रिलीज होता है। पहले तो देखो हाइपोथैलेमस से जीएनआरएच रिलीज होगा, भाई रिलीज तो ये तो जरूर होगा, क्योंकि जब तक गोनाडोट्रॉफ जो सेल्स हैं वो स्टिमुलेट नहीं होंगी तब तक एफएसएच और एलएच रिलीज नहीं हो सकते, ठीक है। तो यहाँ पे जो सेल है गोनाडोट्रॉफ वो स्टिमुलेट हो गई तो एफएसएच और एलएच रिलीज होंगे, ठीक है। पहले एफएसएच रिलीज होता है। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, फॉलिकल को स्टिमुलेट करता है, जैसे कि नाम से पता चल रहा है, फॉलिकल स्टिमुलेट हो गए, फॉलिकल जो है इंक्रीज होने लग गए, ग्रोथ होने लग गई इनकी, ठीक है। जैसी फॉलिकल स्टिमुलेट हो गए, इनकी ग्रोथ होने लग गई, अब इनके जो सेल्स हैं ग्रैनुलोसा सेल्स, ये सीक्रेट करने लग जाएंगे एस्ट्रोजन, ठीक है। ये थोड़ा कम करेगा, जब ग्रेफियन बन गया थोड़ा ज्यादा करने लग जाएगा एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन की जब कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाती है, ये एस्ट्रोजन की कंसंट्रेशन ब्लड में जाती है, ब्लड के थ्रू हमारे एंटीरियर लोब में ये पॉजिटिव फीडबैक भेजती है टू सेंड एलएच, तब एलएच सीक्रेट होता है, क्योंकि अब ओव्यूलेशन की जरूरत है, क्योंकि ये मैच्योर हो चुका हूँ, ये कहता है मैं तो मैच्योर हो गया हूँ, अब मुझे ओव्यूलेशन करना है। ओव्यूलेशन करना है तो भाई एलएच की बहुत रिक्वायरमेंट है, एलएच ही है जो ओव्यूलेशन में हेल्प करे। एलएच की वजह से क्या हो गया, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन होता है ना, इसकी वजह से ओव्यूलेशन हो गया, इजंट इट। एस्ट्रोजन का काम क्या है, एंड्रोमेट्रियम लेयर का प्रोलिफरेशन कराना। प्रोलिफरेशन में एस्ट्रोजन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। दूसरा, ये एस्ट्रोजन क्या कर रहा है, ये पॉजिटिव फीडबैक भेज रहा है जिस हाइपोथैलेमस को या एंटीरियर लोब को टू सीक्रेट एलएच, ओके। तीसरा, ये काम क्या करता है कि एफएसएच की कंसंट्रेशन को कम कर देता है, एफएसएच के लिए नेगेटिव फीडबैक भेजता है, क्योंकि एफएसएच अभी रिक्वायर्ड नहीं है, राइट। अब देखिए एलएच जैसी ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जैसी आएगा, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन 3 काम करेगा। एक तो ये ओव्यूलेशन में हेल्प करेगा, दूसरा ये कॉर्पस ल्यूटियम को मेंटेन करेगा, ठीक है। तीसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट काम है, जो बर्थ बुक में नहीं लिखा होता है, वो ये है कि एलएच थोड़ा सा प्रोजेस्टेरोन हार्मोन रिलीज कराता है, किससे, ग्रेनुलोसा सेल्स। ये जो ग्रैनुलोसा सेल्स हैं, ये जो सेल्स है, इनसे थोड़ा सा पहले भी प्रोजेस्टेरोन हार्मोन रिलीज होता है। ये प्रोजेस्टेरोन हार्मोन पॉजिटिव फीडबैक भेजता है एंटीरियर लोब को टू सीक्रेट एफएसएच। तो आपने ग्राफ में देखा होगा एफएसएच पहले इंक्रीज होता है, ये रहा एफएसएच, यहाँ पे बढ़ रही है इसकी कंसंट्रेशन, फिर जब ओव्यूलेशन हो रहा है उस टाइम पे भी ग्राफ में आपने इंक्रीमेंट देखा होगा एफएसएच का, ठीक है। तो पीक देखा है यहाँ पे, दोनों का पीक होता है, लेकिन एलएच सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ऑब्वियसली, but FSH is also playing a role in ovulation. Okay, so LH और FSH की वजह से ओव्यूलेशन हो गया। अब क्या बन गया आपके कॉर्पस ल्यूटियम। कॉर्पस ल्यूटियम बनने के बाद कॉर्पस ल्यूटियम प्रोजेस्टेरोन रिलीज करेगा और एस्ट्राडायोल, ये डोंट बी कंफ्यूज, ये एस्ट्रोजन ही है, थोड़ा सा एस्ट्रोजन रिलीज हो जाएगा, ठीक है। प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन रिलीज हो गया। प्रोजेस्टेरोन जो है इस कॉर्पस इस एंड्रोमेट्रियम लेयर को मेंटेन करने के लिए बहुत जरूरी है। प्रोलिफरेट मतलब इसको इंक्रीज कौन कराता है, एस्ट्रोजन, लेकिन इसको मेंटेन करके कौन रखेगा, प्रोजेस्टेरोन रखेगा, क्योंकि ये लेयर है, ये लेयर बहुत इंपॉर्टेंट है इम्प्लांटेशन के लिए। यहाँ पे ही जब बेबी, अगर सपोज यहाँ पे फर्टिलाइजेशन हो गया, यहाँ पे आ गया स्पर्म, ये फर्टिलाइज हो गया, ठीक है, बेबी की ग्रोथ होनी, फीटस बनना शुरू हो जाएगा, ग्रोथ होनी शुरू हो जाएगी ना। जब ये ग्रोथ होगी, इम्प्लांटेशन कहाँ होगा, इम्प्लांटेशन ऑब्वियसली एंडोमेट्रियम लेयर में होता है। इस इम्प्लांटेशन के लिए एंडोमेट्रियम लेयर बहुत जरूरी है और एंडोमेट्रियम लेयर को मेंटेन रखना बहुत जरूरी है। तो मेंटेन कौन करेगा, प्रोजेस्टेरोन ही करेगा। प्रोजेस्टेरोन हेल्प्स इन मेंटेनिंग द एंडोमेट्रियम लेयर, सो ओके, और इट हेल्प्स इन द इम्प्लांटेशन। ओके, गेटिंग माय पॉइंट। सो दिस इज व्हाट हैपेंस। अगर नहीं होता है फर्टिलाइजेशन तो कॉर्पस ल्यूटियम डीजेनरेट हो जाता है और कॉर्पस एल्बिकस बन जाता है, राइट। फिर भी मैंने बहुत डिटेल में पढ़ा दिया आपको। अगर आपको फिर भी ये डिटेल और ज्यादा जानना है तो यू कैन वॉच माय ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर, ह्यूमन रिप्रोडक्शन वीडियो। नाउ लेट अस सी द फंक्शन। सो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, दे आर जनरली secreted in the females, तो वी कैन से दे आर द फेमिनिन हार्मोन। फेमिनिन अफेक्ट के लिए बहुत जरूरी है। और फीमेल कैरेक्टर्स क्या है,
वी हैव हाई पिच्ड वॉइस, हमारी पिच थोड़ी ज्यादा होती है, वाइडर हिप्स होते हैं, ठीक है, हमारे हिप्स थोड़े वाइडर होते हैं, और मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट करने में दे प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। अभी देख लिया हमने मेंस्ट्रुअल साइकिल, डेवलपमेंट ऑफ मेमोरी ग्लैंड्स, ओके, इसमें एस्ट्रोजन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। इट हेल्प्स इन द डेवलपमेंट ऑफ मेमोरी ग्लैंड्स, वेयर एज ग्रोथ ऑफ मेमोरी एल्विलाई ऑफ मेमोरी ग्लैंड्स, जहाँ पे एल्विलाई में मिल्क स्टोर रहेगा, इनकी ग्रोथ में कौन हेल्प कर रहा है? प्रोजेस्टेरोन हेल्प करता है, ओके। प्रोजेस्टेरोन जो है म्यूकस प्लग में भी हेल्प करता है, म्यूकस प्लग बनता है सर्विक्स एरिया में, ओके, सर्विक्स में म्यूकस प्लग बन जाता है, जिसमें प्रोजेस्टेरोन बहुत रोल प्ले करता है, इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि म्यूकस प्लग क्या होगा, उसके बनने के बाद कोई भी बैक्टीरिया, कोई भी हार्मफुल जर्म्स ना एंटर नहीं कर पाएगा, तो जो फीटस ग्रो हो रहा है ना उसको इन्फेक्शन नहीं होना चाहिए, म्यूकस प्लग बन जाता है, ठीक है। एस्ट्रोजन ग्रोथ ऑफ द यूट्रिन कैविटी, अभी हमने देखा यूट्रिन की जो कैविटी है, ये जो प्रोलिफरेशन में हेल्प कर रहा था, ग्रोथ कर रहा था एंडोमेट्रियम लेयर की, है ना। देन प्रोजेस्टेरोन मेंटेन, अभी हमने ये भी देख लिया कि प्रोजेस्टेरोन जो है इस लेयर को मेंटेन रखता है, ओके। आई एम थिंकिंग दैट आई एम मेकिंग यू क्लियर, ओके। हेल्प्स इन द ग्रोथ ऑफ एल्विलाई, ये सब प्रोजेस्टेरोन का फंक्शन है, प्रोजेस्टेरोन हेल्प इन द ग्रोथ ऑफ एल्विलाई ऑफ द मेमोरी ग्लैंड्स एंड इन द म्यूकस प्लग। इज इट क्लियर? देखिए फीमेल के और भी कैरेक्टर है, सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर और भी है, यू कैन राइट बाय योर ओन, आई एम नॉट गोइंग इन डीप इन दैट, राइट। So we have seen the hormones released by the ovaries, okay, they are the estrogen and the progesterone. एस्ट्रोजन आपका प्रोलिफरेशन में हेल्प कर रहा है ऑफ एंडोमेट्रियम लेयर, प्रोजेस्टेरोन उसको मेंटेन करने में हेल्प कर रहा है, सो दीज हार्मोन्स आर प्लेइंग टुगेदर द रोल इन द मेंस्ट्रुअल साइकिल। गाइस क्लियर है? Now one more hormone, that is relaxin. Relaxin is also secreted by corpus luteum, ठीक है। ये कब सीक्रेट होगा? रिलैक्सिन, रिलैक्सिन बहुत रिलैक्स कर रहा है, आराम देता है किसको? देखिए सबसे पहले जब जेस्टेशन पीरियड जो होता है वो कंप्लीट हो जाए, एट द एंड अब डिलीवरी होनी है बेबी की, तब ये रिलैक्सिन रिलीज होगा। रिलैक्सिन जो सर्विक्स होती है, सर्विक्स जो एरिया होता है, सर्विक्स जानते हैं आप, जैसे ये यूट्रस है, ओके, ये जो एरिया है ये वजाइना है, ठीक है, ये जो एरिया, ये बर्थ कैनाल जो होती है, ये सर्विक्स है, तो ये रिलैक्स हो जाएगी, इट गेट्स रिलैक्स सो दैट अ बेबी इजीली कम्स आउट, यहाँ से बेबी इजीली कैन कम आउट, ओके। एंड इट आल्सो रिलैक्सेस द लिगामेंट्स, पेल्विक गर्डल के जो लिगामेंट्स होते हैं उनको भी ये रिलैक्स कर देता है, जिससे कि आराम से बेबी बाहर आ जाए, बाहर इजीली डिलीवरी हो जाए। This is hormone relaxin which is secreted by corpus luteum. Corpus luteum से एक और हार्मोन कौन सा पढ़ा हमने? प्रोजेस्टेरॉन। Okay guys, so this video is over. I hope this lecture is clear to you. Please give your valuable feedback and do not forget to subscribe my channel. Thank you.